everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 1 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में. इस यूनिट को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इन दोनों पार्ट्स के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. वैसे मैं जितने भी वीडियोस बनाती जा रही हूँ उनको सीक्वेंस में लगाती जा रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली रन करेंगे सीरीज में अगर आपने वो ऑप्शन ऑन किया होगा अपने यूट्यूब पे. फर्स्ट जो पार्ट है आज का, उसमें हम मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें 4 मॉडल्स होंगे: ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल एंड कॉलेजियल मॉडल. इसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, उसमें भी इन्होंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. आई बिलीव कि वो मुझे बताना चाहिए, तो जो भी अंडरलाइंड सेक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. वो भी उसकी समरी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. एंड सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट, तो आप ये ना समझे कि भाई यहाँ से सुन लिया हमारा हो गया काम. आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू वंस एटलीस्ट एंड यू मे अंडरलाइन लुकिंग एट द हाईलाइट्स. जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो बेसिकली हम क्या समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, ये वो स्टडी है जहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है कि इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करते हैं, उनका इंटरेक्शन किस तरह का होता है. एज अ सिस्टम्स अप्रोच हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ते हैं. इसमें पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा जिक्र है. एज अ होल पर्सन क्या है, एज अ होल ग्रुप क्या है, एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड एज अ होल सोशल सिस्टम क्या है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस यूनिट्स में. और इस यूनिट में हमने इनको आगे बढ़कर ये पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से मॉडल हम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसमें हम इन सब के बीच में इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं. बेसिकली जो पर्पस है हमारा वो क्या है कि एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जिससे एक कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम अचीव कर सकें, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम अचीव कर सकें. और ह्यूमन का जो ऑब्जेक्टिव है यानी एम्प्लॉय अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, एंड सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय का जो बाहर की दुनिया से रिलेशनशिप है उसको भी वो अचीव कर सके. अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो मैनेजर कैसे काम करवाता था. मैनेजर जो था वो कन्फ्रंट करता था एम्प्लॉयज को, है ना, और उनको चैलेंजेस देता था, इस तरह से कराते थे. तो ये जो चैलेंजेस होते हैं मैनेजर के लिए वो किस तरह के होते हैं? वो इस तरह के होते हैं जो कंपनी को आगे तक पहुंचा सके. एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो कौन कौन से चैलेंजेस है जो मैनेजर को फेस करना पड़ता है. जो एनवायरमेंटल चेंजेस स्पेसिफिकली आए हैं वो है ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, देन वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एथिक्स. ये सारी चीज़ें एज अ चैलेंज मैनेजर्स को मिल रही हैं. तो मैनेजर्स इन सबको कैसे हैंडल करें वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उनके लिए. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल जो है वो हेल्प करता है मैनेजर्स को इन चैलेंजेस को फेस टू फेस कैसे किया जाए और कैसे अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाए. जो मॉडल हैं मैनेजर को बताए गए हैं वो क्या क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इससे क्या होगा, अगर मैनेजर ये चीज़ें सीख जाता है, ये टेक्निक सीख जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा एम्प्लॉयज़ को कि किस तरह से काम करना है और किन इवेंट्स में किस तरह का बिहेवियर शो करना है. मैनेजर वो भी लर्न कर पाएगा. तो ये जो मॉडल्स हैं ये एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजरियल बिहेवियर के ऊपर. और ये एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्पफुल होते हैं. मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स अवेलेबल हैं, बट हम 4 मॉडल्स के बारे में आज पढ़ेंगे. फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक, सेकेंड है कस्टोडियल, थर्ड है सपोर्टिव, एंड कॉलेजियल इज द फोर्थ वन. ऑटोक्रेटिक नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बॉस को फॉलो करते हैं. बॉसी होता है. बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो पैसिव होते हैं और रेजिस्टेंट भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल नीड को लेकर. वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही होती है और उनको एक तरह से फोर्स किया जाता है काम करने के लिए. बॉस जो होता है वो हमेशा ये चाहता है कि एम्प्लॉय जो है वो ओबीडियंट बना रहे, जो बॉस बोल रहा है वो माने. और
नॉट आउट ऑफ रेस्पेक्ट बट आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग दी जॉब। डर के मारे वो काम कर रहे हैं, ओबीडियंट बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जॉब चला जाएगा। तो बॉस के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बॉस के हाथ में क्या है, हायर करना और फायर करना दोनों चीज़ें हैं। सो दैट इज़ वाई वो डर के काम करते हैं। तो बॉस जो है वो बहुत कम पैसे देता है काम के बदले, और एम्प्लॉय भी मिनिमम परफॉर्मेंस शो करता है, ऑल बिकॉज एम्प्लॉय को पता है कि वो पेट पालने के लिए वहाँ काम कर रहा है, उससे ज़्यादा तो इसको ना इज्जत मिलती है, बस एक गधे की तरह काम करना है। तो ये वाला एटीट्यूड मैनेजर का भी होता है, और एम्प्लॉय भी अपने आप को उसी लेवल पे समझने लगता है। सो बहुत कम विलिंग होते हैं ये परफॉर्मेंस के लिए। एम्प्लॉयज़ भी रिलक्टेंसी उनमें दिखाई देती है, और वो सिर्फ अपने जो नीड्स हैं, फैमिली की नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए ही काम करते हैं। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि काम चाहिए था, इंडस्ट्रीज बन रही थी, आउटपुट चाहिए था, तो इस वजह से। सो मैकग्रेगर्स की जो थ्योरी एक्स एंड वाई हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, उसमें से जो एक्स थ्योरी थी उस पे, उसके बेसिस वो इस मॉडल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेबल होती है, जिसकी फिलॉसफी क्या थी कि लोग इनहेरेंटली लेजी होते हैं, वो काम को पसंद नहीं करते, वो काम को अवॉइड करते हैं। इसकी वजह से मैनेजर जो है, मैनेजमेंट को हमेशा सुपरवाइज करना पड़ेगा वर्कर्स को, उनको फोर्स करना पड़ेगा काम करने के लिए, उनके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो एम्प्लॉयज़ थे उनको मिसट्रस्ट हो गया मैनेजर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फील करते थे, और एटमॉस्फेयर भी बड़ा ही अनहेल्दी एटमॉस्फेयर था। तो जो ये मॉडल है, ये पावर पे डिपेंड करता है, मैनेजरियल पावर। मैनेजर इज़ द अथॉरिटी, मैनेजर को ही रिपोर्ट करना है, तुम काम करो नहीं तो निकल जाओ वाली एटीट्यूड है इसमें। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, ऑल बिकॉज उन्हें मालूम है कि क्या उसका आउटकम होगा अगर फॉलो नहीं करेंगे। तो मैनेजरियल जो ओरिएंटेशन होता है वो फॉर्मल होता है, ऑफिशियल अथॉरिटी माना जाता है मैनेजर, और जो अथॉरिटी है वो ही डिसाइड करती है कि क्या किस तरह से काम लेना है लोगों से, और कौन से प्रिंसिपल उनके ऊपर अप्लाई करना है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या करते हैं, वो ओबीडियंट शो करते हैं, रेस्पेक्ट तो करते नहीं है जैसे मैंने पहले बताया। और डर क्या होता है कि हायर, फायर और पर्सपायर, मतलब कि वो हायर करते हैं, मैनेजर के हाथ में होती है पावर हायर करने की और फायर निकालने की, और पर्सपायर मतलब मेहनत करवाने की, जी तोड़ मेहनत करवाने की। तो ये तीनों चीज़ें बॉस के हाथ में होती है। सो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए करते रहेंगे, कम से कम वेजेस में करते रहेंगे, मिनिमम परफॉर्मेंस देंगे। एम्प्लॉय जो होगा उसके जो भी अगर हायर परफॉर्मेंस दे भी रहा है ना, तो उसके इंटरनल अचीवमेंट ड्राइव हो सकते हैं, मतलब या फिर वो पर्सनली बॉस को बहुत पसंद करता है इस वजह से करता है, या हो सकता है कि बॉस जो है वो एक नेचुरल लीडर है जो उनसे काम करवा पा रहा है, या ये भी हो सकता है कि सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से एम्प्लॉय बहुत जी जान से काम कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वो काम करेगा तो वो आंखों में आएगा बॉस के, और बॉस उसको रिवार्ड ज़्यादा देगा, या उसको एक्स्ट्रा वेजेस दे देगा, या कोई और मीन्स भी हो सकते हैं, या फायर नहीं करेगा, ऐसा कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा वाला। सो मिनिमम परफॉर्मेंस फिर भी ज़्यादातर लोग देते हैं इसमें। जो एम्प्लॉयज़ का मोरल होता है ना, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए होता है। वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करते इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि उनको पैसा वहाँ से मिल रहा है, उनमें एंथुसियाज्म बिल्कुल नहीं होता काम करने का इन सिचुएशंस में। सो सिर्फ ऑर्डर लेना और काम करके देना, ऐसी वाली बात, और बोलना कुछ नहीं, मुंह बंद करके रखना। तो एक स्लेवरी वाली सिचुएशन आ जाती है ऑटोक्रेटिक मॉडल में। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, टॉप डाउन से वर्कर तक होता है, लेकिन वर्कर से टॉप डाउन कभी नहीं पहुँचता। और जो मैनेजमेंट होता है वो यही सबसे बेस्ट तरीका समझते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो जैसे मैंने बताया कि फॉलो ही करते रहते हैं सारे टाइम। सो ये कुछ सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जैसे कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे फौज जैसी एरिया, जहाँ पे लोगों की जान पे, जो फौजी होते हैं वो हमेशा अपनी जान पे खेलते हैं अपने देश के लिए। सो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं अपनी जान देने के लिए, उनको अपनी फैमिली, अपने क्लोज रिलेटिव्स ही ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो फौज में गया है उसकी सोच बहुत ऊंची है, या मजबूरी हो सकती है। सो लेकिन अगर उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, बोल देंगे आज हमारा वॉर करने का मन नहीं है, हम तो नहीं जा रहे हैं।
सो फिर क्या होगा? सो दैट इज वाई मिलिट्री जो है उसमें ये ऑटोक्रेटिक चलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज रूल कौन फॉलो करेगा? सो इन इंस्टेंस, कुछ इंस्टेंसेस में ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल भी होता है। रोड जो अब तक अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हमारे पास शायद अच्छे रोडवेज भी नहीं होते, जो स्टील मिल्स, जाइंट स्टील मिल्स ऑपरेट हुई वो भी नहीं होती, एंड देन बहुत सारी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ वो भी नहीं होता। सो ये इसके पॉजिटिव चीज़ भी हमारे को देखने के लिए मिलती है। इसके कोई डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं अभी तक बता ही रही हूँ कि कम्युनिकेशन सिर्फ डाउन साइड ही होता है, अप साइड नहीं होता है, ऊपर से लेके नीचे तक, बॉस से लेके वर्कर तक तो जाएगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वर्कर से बॉस तक नहीं जाएगी। तो ये एक कमिटमेंट जो वर्कर्स अपने कंपनी के लिए करते हैं वो गायब होता है। जो मॉडल है ये मोटिवेट नहीं करता है वर्कर्स को कि वो अपनी स्किल डेवलप करें और जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ थोड़ा सा और काम करके बता दें, ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और एग्रेशन भी होता है उनमें। देन एम्प्लॉयज़ को है ना वेंटिंग आउट नहीं होती है, मतलब वो क्या फील करते हैं वो डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकते, तो उनका गुस्सा कहाँ निकलता है? फैमिलीज़ के ऊपर निकलता है, फ्रेंड्स के ऊपर, नेबर्स के ऊपर निकलता है, और पूरी कम्युनिटी सफ़र करती है उनकी वजह से। सो लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो ये हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन से मूव करके कुछ मॉडल्स में चले गए, जहाँ पे जो ऑटोनॉमस ग्रुप्स हैं वो फ्रंट लाइन वाले हो गए हैं। मतलब कि अब जो एक बॉस था उससे डिस्ट्रीब्यूट होके नीचे वाले लेवल पे पावर दे दी गई है, लेकिन है वो वैसे ही चल रहा है कि बॉस ऑर्डर देगा वर्कर्स को और वर्कर्स काम करेंगे। बट अब क्या हो गया है, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उसको पकड़ा दी गई है पावर, वो उसके हाथ में अथॉरिटी है, तो वो टेक्निकल स्टाफ और मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सकता है। सो ये जो कंट्रोल जब एक्सरसाइज किया गया है तो कंज्यूमर्स जो है उनका भी हमें फीडबैक मिल जाता है। कंज्यूमर्स जो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो उनकी इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं। ऑपरेशनल सिस्टम्स जिस तरह से वर्क कर रहा है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है उसके बेसिस पे हम उनकी डिमांड्स को पूरी कर सकते हैं। सो इसमें जस्ट इन टाइम वाला सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जिसकी डिमांड है उसको जल्दी से पूरा कर दो, और अगर टाइम पे पूरा नहीं किया तो वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाएगी, वैसा वाला। सो आजकल ये चीज़ें बहुत चल रही हैं, जैसे जोमेटो वगैरह में, स्विगी में भी हम देखते हैं कि जल्दी से विद इन 10 मिनट्स हम डिलीवर कर रहे हैं। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाला सिस्टम है उसमें। तो मैनेजर का जो टास्क हो गया है इस केस में वो क्या है, वेरिएंसेस को असेस करना, परफॉर्मेंस में कितना चेंजेस, वेरिएंस किस में? परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस में क्या वेरिएंसेस है उसको असेस करना, एंड देन इंश्योर करना कि सिस्टम में इफेक्टिवली लोग काम कर रहे हैं। सो ये हायरार्की थोड़ी सी कम हो गई है, जैसे पहले चल रही थी वैसी नहीं चल रही है, थोड़ा सा कम हो गया है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फ्रंट लाइन टीम्स को पकड़ा दी गई है, सो दैट थोड़ा और अच्छे से काम हो सके। वीज़ा कंपनी के बारे में इन्होंने बात किया है, एक और वर्जन है जो वीज़ा कंपनी का है। इससे पहले वाला जो वर्जन था ये इसमें इन्होंने यहाँ पे नाम तो आई थिंक नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, मे बी आई हैव मिस्ड इट, आप एक बार इसको देख लेना। अब इन्होंने यहाँ पे बात की है वीज़ा कंपनी का, जॉइंटली ओन्ड बाय। इसमें क्या है कि बहुत सारे फ्रेंचाइजी बना लिए इन्होंने, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने बिजनेस को बांट दिया है। एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, एंड उनका जो प्रॉफिट है उसको कंबाइन करके अपना टोटल प्रॉफिट वो कैलकुलेट करते हैं। तो जॉइंटली ओन बाय इट्स मेंबर बैंक्स, बहुत सारे लोग इकट्ठा उसको ओन करते हैं, कोई एक मालिक नहीं है। सो फाउंडर डी हॉक हैं इसके, तो इसको केओडिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें केओस तो है, साथ में कंबाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दो चीज़ें हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन हो रहे हैं एंड केओस भी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। सो सोशल इनोवेशन के लिए बहुत सारे मॉडल्स, ऐसे मॉडल्स बनते हैं सो दैट ज़्यादा क्लैरिटीज़ हो। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह का होता है, और पब्लिक सर्विसेज में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। कुछ ने फ्रेंचाइज्ड मॉडल भी किया है। फ्रेंचाइज्ड मॉडल में आपको मालूम है फ्रेंचाइजी दे देते हैं, है ना। एक कंपनी है, उसका बहुत बड़ा कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि देखो हमने ये तुम्हें रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, तुम बनाओ और बेचो। सो वो बहुत सारे उसके
सिस्टर फार्म्स हो जाएंगे या बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी जिनको हम बोलते हैं फ्रेंचाइज है ये इसके। तो कोई इंडिविजुअली ओन करेगा, लेकिन जो उसका परसेंटेज है कभी कभी होता है वन टाइमर, कई बार होता है मल्टीपल टाइम्स। यानी कि वन टाइमर मतलब जब एक कंपनी ने अपनी फ्रेंचाइजी किसी को दे दी तो वो कंपनी उसी टाइम लमसम में कुछ अमाउंट उस बंदे से ले लेगी, अब वो बाकी जो भी अर्न करेगा वो उसकी पॉकेट में जाएगा। दूसरा होता है कि हर साल उसको कुछ पैसा कंपनी को वापस करना होगा। सो इस तरह के होते हैं। तो ऐसे वाले कौन से हैं? रिवरफोर्ड, गाय, वेटसन, ये वाली कंपनीज इस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में जो है लीडरशिप पायनियर होता है, एंड देन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है लीडरशिप जो है उसमें स्किल एडेप्शन बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग एंड लर्निंग बहुत ज़रूरी है, जो आगे के हम मॉडल्स जब पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। कस्टोडियल मॉडल क्या होता है? कस्टोडियल मॉडल में एम्प्लॉय की डिपेंडेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है लेकिन बॉस पे डिपेंड नहीं करता। पहले वाले में क्या था ऑथोरिटेरियन में कि बॉस पे डिपेंड कर रहे थे, बॉस ही करता रहता था। अब बॉस नहीं है करता धरता, यानी एक पर्सनल नहीं है, एक पर्सन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं, है ना। तो इसमें कस्टोडियल में आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा एम्प्लॉय, नॉट दी बॉस। सो मॉडल का एम्फेसिस क्या है? इकोनॉमिक रिवॉर्ड जैसा कंपनीज देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, सिक्योरिटी मिलती है एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशनल डिपेंडेंस होती है, एंड कुछ फैक्टर्स को मेंटेन किया जा सकता है। तो एम्प्लॉय जो है जब ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड होता है तो उसको सिक्योरिटी एंड वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो जाती है एम्प्लॉय की। तो जो एम्प्लॉय है वो साइकोलॉजिकली प्री ऑक्यूपाइड होता है कि उसको इकोनॉमिक रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा और उसको बेनिफिट्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे। सो एक वो कंटेंटमेंट की उसके अंदर फीलिंग आ जाती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उसको कंटेंटमेंट की फीलिंग आ रही है उससे वो स्ट्रांगली मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। बट वो कंटेंट कहीं पे तो कंटेंटमेंट फील करता ही करता है। हाउ एवर इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल स्ट्रांगली मोटिवेट दैट पर्सन टू वर्क। ओनली पैसिव कोऑपरेशन वाली फीलिंग आ जाती है। तो आगे के ये जो 3 मॉडल हम पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो, ये थ्योरी वाई मैक ग्रेगर की जो थ्योरी वाई है उसके ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को एक भेड़ बकरी नहीं समझ रहे हैं, हम उनको इंसान समझ रहे हैं, हम उनको उनकी भी बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं, एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस अप्रोच में क्या था, थ्योरी वाई अप्रोच में क्या था कि मैनेजमेंट जो है वो मोर प्रोग्रेसिव होता है और ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर होती है मैनेजमेंट की एज कम्पेयर टू जो थ्योरी वाई में एक्स में था, जो नहीं थी, खराब थी, नेगेटिव पिक्चर थी। इसमें पॉजिटिव पिक्चर है। जो मैनेजर्स हैं वो कस्टोडियल मॉडल में क्या करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि अगर इनसिक्योरिटीज, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन एम्प्लॉय के अंदर है तो उसको समझा जा सकता है, उसको सुना जा सकता है, अलाउ करते हैं एम्प्लॉयज़ को। मतलब आप टॉप डाउन तो है ही, साथ में नीचे से ऊपर की तरफ भी है जाना, और यानी एम्प्लॉयज़ को समझना। जो कस्टोडियल मॉडल है उसमें साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन स्पेशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट, ये इन सब के हेल्प से बनाया गया है ये सिस्टम। और कस्टोडियल मॉडल में आप ये भी देखेंगे कि सिक्योरिटी नीड्स जो है एम्प्लॉय की उस पे ध्यान दिया जाता है, साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंस किया जाता है इकोनॉमिक रिवार्ड एंड बेनिफिट से। कस्टोडियल अप्रोच में वैसे ये भी माना जाता है कि अगर वो पेंशन सिस्टम लागू कर दे एम्प्लॉयज़ की या उसको और बाकी बेनिफिट्स दे, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास वेल्थ नहीं है तो ऑब्वियसली वो नहीं फॉलो कर सकता कस्टोडियल अप्रोच, है ना, क्योंकि कस्टोडियल अप्रोच में ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है। तो सक्सेसफुल जो कस्टोडियल अप्रोच होती है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी नीड्स को सेटिस्फाई करना वो बहुत ज़रूरी है। उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में सोचना, पेंशन प्लान्स, चाइल्ड केयर सेंटर्स, वर्क प्लेस पे हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, ये वाली चीज़ें भी ज़रूरी होती है। तो कस्टोडियल अप्रोच में एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड होते हैं उनकी सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के लिए। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जब भी इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो साइकोलॉजिकली उनको ये रहता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिवार्ड मिलेगा, हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एंड सर्टेनली अब वो क्या होगा, हैप्पियर
दे विल बी मोर हैप्पियर एज कम्पेयर टू ऑटोक्रेटिक सिस्टम, है ना। ऑटोक्रेटिक मॉडल में जितने होते थे, और इनकी कोई ज़्यादा हाई कमिटमेंट फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट करने के लिए नहीं होती, क्योंकि उनको सिर्फ रिवार्ड मिल रहा है जो उनको कंटेंटमेंट दे रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं दे रहा है, एज आई सेड। एंड ये पैसिव कोऑपरेशन ज़रूर है एम्प्लॉय की तरफ से, जहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो सब्सटेंशियली प्रोड्यूस कर देगा कंपनी के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके, बट स्टिल उसका वो मोटिवेशन नहीं होगा कि वो थोड़ा और बढ़कर कुछ करे, अपने कैपेसिटी के लेवल का कुछ करके दिखा सके, ऐसा नहीं होगा। सो एक बड़ा बेनिफिट जो इस मॉडल में दिखता है वो यही कि हम सेटिस्फेक्शन सिक्योरिटी दे रहे हैं वर्कर को, और वो थोड़ा कंटेंट फील कर रहे हैं, इसीलिए पैसिव कोऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो अगर छोड़ देंगे जॉब तो उनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट जो होता है वो ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को जहाँ पे एम्प्लॉय ग्रो कर सकता है, कंप्लिश कर सकता है अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में। सो सपोर्टिव मॉडल में जो वर्कर्स हैं वो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन फील करते हैं, उनको कोई टास्क में इन्वॉल्वमेंट होने में अच्छा लगता है। जो मैनेजर का रोल होता है वो एम्प्लॉय को हेल्प करना होता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने वर्क को एकम्प्लिश करने के लिए। और बहुत सारी एफ्लुएंट कंट्रीज इस मॉडल को फॉलो करती हैं, इफेक्टिवली फॉलो करती हैं, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने नीड एफिलिएशन के लिए, अपने एस्टीम के लिए, कि हम काम करेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, और बाकी नीड्स तो पूरी हो ही रही हैं, साथ में कंपनी हमें सपोर्ट भी करती है, हमें कुछ नहीं आता तो हमें सिखाती भी है। तो एक जो इंडियन कंडीशन में है इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है इस मॉडल की, क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं नीड एफिलिएशन और एस्टीम के लिए, जबकि बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ है उनका कुछ और प्रिंसिपल होता है। तो सपोर्टिव मॉडल जो है वो सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो जॉब में अच्छा परफॉर्म करें। और ये मॉडल ना लीडरशिप के लिए भी बहुत सही है, क्योंकि मैनेजर जो होते हैं वो अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं सपोर्ट करने में एम्प्लॉयज़ को, और उनको वर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हेल्प करते हैं। सो पावर और मनी के अलावा बाकी चीज़ों पे भी डिपेंडेंट हो सकता है एम्प्लॉय। जो मॉडल है इसका ये लाइकर्ट प्रिंसिपल के पे भी बेस्ड है, जिसमें जो रिलेशनशिप्स हैं और जो इंटरेक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो हर एक मेंबर का देखने के लिए मिलेगा आपको, और वो सपोर्टिव फील करेगा, वो अपना एक पर्सनल वर्थ और इम्पोर्टेंस को मेंटेन कर पाएगा, बिल्ड कर पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये लाइकर्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि एम्प्लॉय जहाँ पे कनेक्टेड फील करता है, वांटिंग फील करता है कि हाँ आई एम बीइंग वांटेड, वैसा वाला। सो जो मैनेजमेंट है वो ऐसा क्लाइमेट देगा एम्प्लॉयज़ को जहाँ पे वो ग्रो करेगा, एकम्प्लिश करेगा, और वो कैपेबल बनेगा। और वो ऐसा ही, जैसे थ्योरी वाई में क्या कहा था कि वर्क ऐसे ही होगा जैसे कि प्ले होता है, तो इसमें वैसी वाली वर्कर को फीलिंग आती है जहाँ पे वो वर्कर जो है पैसिव वे में नहीं और रेजिस्टेंट वे में नहीं, बल्कि वो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से काम करेगा, उसको सही कंडीशंस मिलेंगे एम्प्लॉयज़ को, वो अचीवमेंट वाली को सीख करेगा और रिस्पॉन्सिबल बनेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कंपनी की, और उसको पुश नहीं करना पड़ेगा, वो अपने मन से करेगा काम। सो ये इसमें देखने के लिए, क्योंकि नाम से पता चल रहा है सपोर्टिव है, तो कोई आपको सपोर्ट करता है तो आप कैसे करोगे, वही सेम चीज़ है इसमें। और एक उसके अंदर ड्राइव आएगी कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन को, अब खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, और अगर मैनेजमेंट उसको चांस दे तो वो और आगे बढ़ने की भी कोशिश करेगा। मैनेजमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो सपोर्टिव ओरिएंटेशन है, जहाँ पे परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, सपोर्ट किया जा रहा है एम्प्लॉय को, उसके पेमेंट के अलावा भी बाकी नीड्स को देखा जा रहा है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ओरिएंटेशन, जैसे मैंने बताया कि वो जॉब परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन में ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, अपने स्टेटस एंड रिकॉग्निशन पे ज़्यादा फोकस करेगा। मैनेजमेंट का जो सपोर्ट होगा वो साइकोलॉजिकल रिजल्ट है, जिसकी वजह से वो फील करेगा पार्टिसिपेशन का, एंड ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन के टास्क्स में। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग दे to the organization, that employee will address it as we, मतलब खुद को भी इंक्लूड करेगा उसमें, और जो एम्प्लॉय है वो स्ट्रांगली मोटिवेटेड फील करेगा। और जो सपोर्टिव मॉडल है ये
एम्प्लॉय एंड मैनेजर दोनों के लिए बहुत वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल माना गया है। एक एडवांटेज यही है इस मॉडल की कि ये सिर्फ मनी के लिए काम नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। एम्प्लॉय जब काम करने आ रहा है सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सपोर्टिव फील करता है तो वो ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत इफेक्टिव है ये डेवलप्ड नेशन में बेसिकली, क्योंकि ये एम्प्लॉय की ड्राइव्स को जगा देता है, उसके अदर देन नीड्स बाकी चीज़ें भी फुलफिल करने की कोशिश करता है। और ये डेवलपिंग नेशंस में जैसे कि इंडिया, उसमें ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। रीज़न बिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अभी भी कोशिश करते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, उनको रिवार्ड्स की अभी भी ज़रूरत है, उनको सिक्योरिटी की अभी भी ज़रूरत है, और ये पहले पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उनको एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़्यादा सपोर्टिव अप्रोच के लिए जाना चाहेंगे। Now last model is collegial model and last topic of today's video। ये collegial का मतलब होता है a body of persons having a common purpose। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कोई सेम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं उसको कॉलेजियल कहते हैं। तो कॉलेजियल मॉडल में जो प्रिंसिपल है उसमें म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की तरफ से। जो एम्प्लॉय है उसको ऐसी फीलिंग आती है इसमें कि वो भी इस पूरी कंपनी का एक पार्ट है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी में, और दूसरे कंट्रीब्यूशंस को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट करेगा जॉइंट कंट्रीब्यूशन में और सिर्फ बॉस की तरह एक्ट नहीं करेगा। मैनेजरियल ओरिएंटेशन जो है वो टीम वर्क की तरफ होगा। मैनेजमेंट जो है वो कोच की तरह वर्क करेगी। एम्प्लॉयज जो है वो रेस्पॉन्ड करेंगे उस सिचुएशन को रेस्पॉन्सिबली, सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। नॉर्मली जो वो डिग्री ऑफ फुलफिलमेंट है वो उसमें दिखाई देगी, एम्प्लॉय में वर्थवाइलनेस दिखाई देगी, वो कंट्रीब्यूशन में बिलीव करेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसको पता चलेगा, एंड बहुत ज़्यादा सिचुएशंस वो मॉडेस्ट रहेगा। और मे बी जो अमाउंट है वो बहुत मॉडेस्ट मिले इनको। मॉडेस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा ना मिले लेकिन बाकी चीज़ें उनको बहुत मिलेगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वजह से वो उसमें एंथुसियाज्म बना रहेगा कि मैं परफॉर्म करूं। देन सपोर्ट, अगर ये जो मॉडल है ना कॉलेजियल, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्टिव मॉडल है। जो सपोर्टिव मॉडल है उसके पॉइंटर्स तो आ ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा और है जिसमें आप एम्प्लॉय को बिल्कुल बराबर का समझ रहे हो एम्प्लॉयर के, इसमें आपने भेदभाव नहीं किया। तो जो लोग हैं वो एक साथ कोऑपरेटिवली वर्क कर रहे हैं, कमिटमेंट की फीलिंग है उनके अंदर और कॉमन पर्पस को वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। तो इस मॉडल का जो बेसिस है वो पार्टनरशिप है, जिसमें मैनेजरियल ओरिएंटेशन जो है वो टीम वर्क की तरह होता है, और जो मैनेजर्स होते हैं वो जॉइंट कंट्रीब्यूटर होते हैं, मतलब वो दे आर नॉट बॉसेस। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स माने गए हैं और ये नीडेड फील करते हैं, यूजफुल फील करते हैं। वो एम्प्लॉयज़ का जो रेस्पॉन्स होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कंपनी के लिए। सो एम्प्लॉयज़ के जो प्रोड्यूस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा जो प्रीवियस मॉडल्स में किया जा रहा था। वो ऑब्लिगेशन के तौर पे वर्क नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मन करता है काम करने का। तो साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या होता है कॉलेजियल अप्रोच का, कि एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, रेस्पॉन्सिबल फील करता है, डिसिप्लिन्ड होता है परफॉर्मेंस के लिए। और जैसे कि फुटबॉल टीम में हर एक मेंबर को आप देखते हैं, तो एम्प्लॉय की नीड जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मीट होती है, फुलफिलमेंट की, वर्थवाइलनेस की फीलिंग आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आती है, एंड जो परफॉर्मेंस होता है वो मॉडरेट एंथुसियाज्म होता है इनमें। सेंस ऑफ पार्टनरशिप इनके अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है और ये क्वालिटी वर्क देते हैं, कोऑपरेशन देते हैं कंपनी में, कोवर्कर के साथ कोऑपरेट करते हैं। इसीलिए नहीं कि मैनेजमेंट उनको डंडा मार रहा है, वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि इंटरनल ऑब्लिगेशन, मतलब अंदर से उनको लगता है कि उनको करना चाहिए, हाई क्वालिटी वर्क देना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट 4 मॉडल्स जो हम पढ़ते हैं ओबी में। इन मॉडल्स को ये मैनेजमेंट के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 4 ही हैं, बट ये 4 ओबी में सबसे ज़्यादा, ओबी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये 4 मॉडल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, और जैसे मैंने बताया सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें सो दैट आपको जैसे ही वीडियो आता है आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा। और डू शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।
बाय बाय।